All right, a very good morning to all of you. Good afternoon to all of you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ओके जी, और हम लोगों ने देखा था कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्लोज होती है तो बस उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज नहीं करना पड़ता, बल्कि वो फॉर्म हुई है बाय सम लॉ तो उसको बंद भी होना पड़ेगा बाय सम लीगल लॉज, एज वेल एज सब कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हमको इसकी क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करनी होती हैं. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं, किसी भी रीजन की वजह से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं या क्लोज करते हैं. उसमें से ही एक रीजन था कि जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं तो देयर मे बी सम क्लैशेस अमंग द पार्टनर्स, या फिर हम लोग कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, इलीगल वर्क होता है, तो हमें बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर आ सकता है, हमारा म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, जितने पीरियड के लिए हमने फॉर्म की हो सकती है वो कंप्लीट हुआ हो सकता है. ये सारे के सारे हम लोगों ने रीजन स्टडी किए थे जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूशन के लिए बोला जा सकता है. इट कैन बी म्यूचुअल एग्रीमेंट, कोई ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो गया, टाइम पीरियड ही खत्म हो गया जिसके लिए वो फॉर्म हुई थी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अनलॉफुल बिजनेस पाया गया, या और भी कोई रीजन जो भी यहां पर प्रिस्क्राइब्ड है. ठीक है जी. उसके बाद हम लोगों ने देखा चाहे हमारी अब पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही हो बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन स्टिल देयर विल बी सम एसेट्स सम लायबिलिटीज, तो हमको उन सबके अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा. और उन सबको क्लोज डाउन करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था रियलाइजेशन अकाउंट. और हम लोगों ने बहुत सारी एंट्रीज करी, देखी कि क्या क्या एंट्रीज होती हैं जब हम लोग एसेट्स को क्लोज करते हैं, लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं. देन अगर एसेट से कुछ पैसे रियलाइज होते हैं तो क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी होती है तो क्या एंट्री होती है. एक रियलाइजेशन एक्सपेंस नाम की भी कोई चीज होती थी, वो भी डिस्कस किया. कभी वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर भी पे कर सकता है. और फिर हमने एट लास्ट देखा कि वो रियलाइजेशन अकाउंट एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे होता है. यस और नो करा था हम लोगों ने, सब चीजें सबको याद हैं कि भूल गए. तो अब मेरा एक क्वेश्चन आप सबको, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो रिगार्डिंग आपके एसेट्स कितने अमाउंट रियलाइज करवा के आपको दे रहे हैं तो आप कितना अमाउंट मांगेंगे मानेंगे. ऑप्शन नंबर ए बुक वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी मार्केट वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी निल. निल मानेंगे. नील वैल्यू। और अगर कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू या निल. तब हम उसकी बुक वैल्यू मानेंगे. मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू, क्योंकि हम बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, हम बुक से ही उसको बंद करेंगे. ठीक है जी. चलो आगे चलते हैं. हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट देखा और लास्ट क्लास से बार बार बोल रहा हूं कि एक शॉर्टकट ट्रिक बतानी है, वो आज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. तो इसके बाद पहले हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे, और उससे पहले एक काम और कर लेते हैं. राइट इट डाउन. फॉलोइंग अकाउंट्स need to be prepared following accounts need to be prepared while closing the books of accounts. While closing the books of accounts, कौन कौन से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन एंड अंडरस्टूड, that is realization account. सेकंड, जो हम लोग यूजुअली जब पार्टनरशिप रन भी हो रही होती थी तभी भी बनाते थे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी सीखेंगे कैसे बनाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू चेक अवर एक्यूरेसी, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट. मुझे बताओ डिसोल्यूशन के बाद क्या हमारे पास कुछ कैश बैंक का बैलेंस बचना चाहिए, या सारा का सारा किसी भी मीन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए. तो ये हमारे लिए एक वेरिफिकेशन का अकाउंट की तरह काम करेगा कि कहीं हमारा कोई बैलेंस बच तो नहीं रहा या नेगेटिव तो नहीं जा रहा, वो एग्जैक्टली टैली होना चाहिए. इट विल गिव अस दैट कॉन्फिडेंस कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है. गॉट इट एवरीवन. फोन मस्ट बी साइलेंट. ओके जी, क्लास चल रही है, कोई पार्टी में नहीं आए हुए कि सेल फोन भी यहां पर चलेंगे. चलो जी फटाफट से, हम लोगों ने ये वाला अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया. देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट सपोज हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो ही पार्टनर्स थे.
particulars partner A, partner B, particulars partner A and B. Note it down everyone. देखो जी, एज यूजुअल क्या ये आपकी पार्टनरशिप फॉर्म इसी साल ऑपरेट हुई होगी या पहले से चल रही होगी? पहले से चल रही होगी। मोस्ट प्रोबेबली नहीं चल रही होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चल रही होगी पहले से तो पहले वाले बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हो सकता है जब डिसोल्यूशन की बातें शुरू हुई कि अब हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हो? रियलाइज करवाते हो एसेट्स को, और लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो आपकी एसेट में थी एक कार और मिस्टर बी को वो कार पसंद थी। मिस्टर बी ने कहा इसका ऑक्शन मत कराओ, बताओ ऑक्शन में कितना मिल सकता है, और जितना भी मिल सकता है वो मैं दे दूंगा। ये कार मैंने ही चला रखी है ज्यादा टाइम फार्म में, मेरा हाथ सेट है, मुझे पता है बहुत अच्छे से चली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्शन में लगाएंगे बहुत सस्ती बिक जाएगी, दोनों का लॉस है, तो भाई ऐसा करते हैं कार मैं ही रख लेता हूं और मैं ही वो पैसे फर्म को दे दूंगा। तो जब बी कार लेके जा रहा है तो मुझे बताओ इससे बी का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस कार के लेके जाने से हम इसका बेनिफिट बी को दें या उससे चार्ज करें? तो जब भी पार्टनर से उसके लिए कोई पैसा चार्ज किया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। डेबिट का मतलब कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है और क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है। ये कोई एसेट अकाउंट नहीं है। एसेट में डेबिट तब होता है जब वो बढ़ता है और क्रेडिट तब होता है जब वो कम होता है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको समझने पड़ेंगे। कैपिटल इज जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी फर्म के लिए। तो यहां पर भी कैपिटल का मतलब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो लिखो यहां पर टू कार। लेकिन क्या हम लोग कार का नाम कार लिखते हैं? तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कार, कार टेकन ओवर बाय बी। जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लोग यहां पर सोच सकते हैं सब लिख लेंगे, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करने आए तो हमको एक आइडिया लगेगी कि ऐसे ऐसे काम करना था। पढ़ने का तरीका ही ये होता है अकाउंटिंग। सबसे पहले उस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है कि वो हमारे लिए अकाउंटिंग उसकी जरूरी क्यों है, या क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी। उसमें लॉ का पार्ट अगर कोई है तो वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एज पर लॉ उस अकाउंटिंग के लिए क्या क्या हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो हम यहां पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग उन अकाउंट्स का नेचर देखते हैं एंड देन उसके फॉर्मेट्स देखते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो अगर आप लोग रिवीजन भी करेंगे और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब कुछ चीज मिस कर रहे हैं। जो आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, जो शॉर्ट नोट आएंगे, जो थ्योरी आएगा, वो सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से नहीं आएगा। वो उसके आगे जो हम लोगों ने एक दो क्लास में मेहनत की होती है वहीं पर से आता है। ये इस टॉपिक की बात नहीं है, हर टॉपिक में हमने अभी तक ऐसे ही किया और आगे भी ऐसे ही चलेगा। चलो जी, ऐसे ही मिस्टर ए ने बोला कि ये जो बैंक लोन दिख रहा है ना, इसको मैं जानता हूं और मैं अच्छे से नेगोशिएट करा लूंगा, तो बैंक लोन आप एज अ फर्म पे करने को छोड़ो, मैं पे करवाऊंगा। तो आपके फर्म की एक लाइबिलिटी एक पार्टनर लेके जा रहा है, तो आप उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? तो लिखो यहां पर, अगेन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? तो बाय रियलाइजेशन ही। हालांकि यहां से क्या चला गया? बैंक लोन। इसकी जिम्मेदारी ए ने ले ली। ओके जी। इसके बाद जब आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो या तो उसमें रियलाइजेशन प्रॉफिट आया होगा या फिर रियलाइजेशन लॉस। हम मान लेते हैं कि रियलाइजेशन प्रॉफिट आया, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी करते थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन। और इसके बाद जो भी नेट बैलेंस बचेगा वो आप लोग पार्टनर से लेंगे या पार्टनर को दे देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर फाइनल सेटलमेंट। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। नोट इट डाउन एवरीवन। डन। हाँ जी, सॉरी, रिजर्व। हाँ जी, रिजर्व होगा तो वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा जी।
यहां पर अभी हम लोग रिजर्व को लेके नहीं चल रहे, क्वेश्चन में आएगा तो जरूर वो भी पार्टनर का ही है, वो भी जरूर आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इज कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट आपके पास ऑब्वियसली जब आप डिसोल्यूशन कर भी रहे हैं उससे पहले तो कुछ कैश बैंक का बैलेंस रहा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हर वो ट्रांजैक्शन जो मेरे कैश बैक के बैलेंस को बढ़ाएगी मैं उसको कहां पर रिकॉर्ड करता हूं, डेबिट साइड पे, और हर वो ट्रांजैक्शन जो मेरे कैश बैंक के बैलेंस को कम करेगी मैं उसको कहां पर रिकॉर्ड करता हूं, क्रेडिट साइड पे। तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कैसे, जब मैं अपने एसेट्स को बेचूंगा, रियलाइज करवाऊंगा, तो यहां पर लिखो टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री एसेट्स, जो भी आपको एसेट से पैसा मिला। ओके जी। और आपका क्या कैश बैंक बैलेंस और भी किसी रीजन से बढ़ सकता है, डेटर हो, मशीनरी हो, व्हीकल हो, क्या सब कुछ सन्ड्री एसेट्स में आ गया कि नहीं आया? जब मैंने सन्ड्री एसेट से लिख दिया तो सारे आ गए। पार्टनर से मुझे पैसा मिल सकता है, लेकिन अभी जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उसमें मैंने ये माना कि पार्टनर से पैसा मिल नहीं रहा बल्कि हम उनको दे रहे हैं, तो हमारे फॉर्मेट अलाइंड लगने चाहिए, इसलिए हो जरूर सकता है क्वेश्चंस में, अभी हम नहीं लेंगे। तो चलो जी पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट किस किस चीज की जा सकती है, क्रेडिटर्स वगैरह की, तो लिखो यहां पर, लिखेंगे तो बाय रियलाइजेशन ही। सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देता हूं, क्रेडिटर्स या और भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब यहां पर आ गए। किसी भी तरीके की लाइबिलिटी अगर आप पे कर रहे हैं तो यहां पर आएगी। और क्या आ सकता है, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, जब आप ऑक्शन करवाते हो तो आपको कुछ अरेंजमेंट करवाना होता है, कोई टेंट लगेगा, लोग आएंगे, आप उसको गेस्ट या कस्टमर कुछ भी बोल सकते हो आपके हिसाब से। ओके जी, उनको आपको कुछ चाय पानी पूछना होगा, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे ही सूखे सूखे भेज दिया सबको। ओके, तो उन सब चीजों का खर्चा होगा, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, कितने का भी हो, वो आपके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है। जो ऑक्शनियर आएगा, ऑक्शन करवाएगा, वो भी तो लेके जाएगा अपनी फीस, प्रोफेशनल होते हैं वो जनरली लोग, जिससे आपकी बेस्ट ऑक्शन वो करवा पाए, लोगों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बिड लगाएं। ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा तो आप तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे चीजें बेच देंगे, पता चला 2000 रुपये बचाने के चक्कर में खुद ऑक्शन करने निकल गए और 50,000 का नुकसान करा लिया, चीजें इतनी सस्ती बिक गई कि आपको फायदा ही नहीं हुआ। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल हायर किया जाता है। हाँ जी, क्या होगा जी, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कैश या बैंक फॉर्म में मिलते हैं, या प्रॉफिट तो बस एक फिगर है और वो पार्टनर्स को ट्रांसफर की जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में, तो वो कोई कैश बैंक के फॉर्म में नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं ना, फुल सेटलमेंट करी, तो यहां पर लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ए बी भी लिख सकते हैं, अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं। ये वो ए और बी ही हैं जिनको क्या हुई है, फुल सेटलमेंट। तो आप देख सकते होंगे सारे अकाउंट क्या हैं, कनेक्टेड हैं, और एक भी गलती का मतलब ये वो पटाखों की लड़ी है कि एक पटाखा जल जाए तो एंड तक अब वो जलता ही रहेगा, गलती एंड तक चलेगी आपकी। तो इन क्वेश्चंस में रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, और वेरीफाई भी कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज दैट अगर आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ हो गई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गड़बड़ होगी, बोलो हाँ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गड़बड़ हुई तो फाइनल सेटलमेंट की फिगर गलत निकालोगे, और फाइनल सेटलमेंट की फिगर गलत निकली तो कैश बैंक भी आपका टैली नहीं होगा, तीनों चीजें गलत हो जाएंगी। और एग्जाम में क्वेश्चन करना फिर भी आसान होता है, गलती ढूंढना सबसे मुश्किल हो जाता है। दोबारा से ढूंढने लगोगे ना कि कहां गलती की होगी, 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मिलती नहीं है इतनी आसानी से, इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। और बल्कि मैं आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे वैसे ही आपकी गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डन, नोट डाउन करेंगे सब लोग इसको, और फटाफट से हम लोग चल रहे हैं इसके बाद एक क्वेश्चन पे। डन एवरीवन, यस और नो? चलो जी, कौन सा वाला? ये फाइनल सेटलमेंट है, जो ये तो ऑलरेडी जा चुका है, देखो ये तो फाइनल सेटलमेंट है, ये हमने कर तो दी, ये तो बैलेंसिंग फिगर है जो यहां से वहां गया। ओके, अब दोबारा से कहां जाएगा, इसी से तो टैली हुआ, तो लिख लो यहां पर कैश बैंक अकाउंट शुड ऑलवेज टैली
should always tally and there should not be any balance left after settling पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को पैसा देने के बाद कुछ पैसा बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो समझ लो क्वेश्चन आपने क्या किया है, गलत किया है, कि आपका कुछ बैलेंस कैरी डाउन बच रहा हो। तो ये नोट आपके लिए बड़ा जरूरी रहता है, एग्जाम में आपको इन चीजों से हेल्प मिलेगी। नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। हाँ जी, डन एवरीवन, चले आगे। आओ जी, थोड़ा सा फास्ट लिखो भाई, बहुत कोर्स है, बहुत चीजें पढ़नी है अभी, नहीं तो मुझे संडे को क्लासेस लगानी पड़ेंगी। फिर मत कहना सर एक दिन मिलता है तभी भी बुला लिया। और सिर्फ मेरी नहीं लगेगी, बाकियों की तो वैसी लग रही है। शायद आए हो संडे को, अभी तक नहीं आए, आ चुके हो ना, लेकिन अकाउंट्स के लिए नहीं आए होगे। 2 घंटे की मेरी, 2 की और 6-7 घंटे की हो जाएगी। हाँ जी, चलें आगे। इसलिए थोड़ा सा फास्ट चीजों को पकड़ना शुरू करो तो मजा आएगा हमको। आओ जी क्वेश्चन। अब तो देखो आप मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ गए, मैं भी समझ गया आप लोग को। अब तो हमको थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, अभी भी उसी स्पीड पे चलेंगे तो कोर्स हमारा बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सब लोग फटाफट से। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1:1 एग्री अपॉन डिसोल्यूशन। 3 पार्टनर थे, क्या नाम था तीनों पार्टनर्स का? ए, बी, सी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैरी करते थे 3:1:1 की। और क्या हुआ? एग्री अपॉन डिसोल्यूशन, दे ईच डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन एसेट। सबने कहा हम लोग कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज लेंगे और कंटिन्यू करेंगे बिजनेस सेपरेटली। अब ये बिजनेस सेपरेटली करें या ना करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये आज तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। बैलेंस शीट आपको डेट ऑफ डिसोल्यूशन में दी हुई है। क्रेडिटर्स को देने हैं 6,000 रुपए, लोन के 1,500 रुपए देने हैं। तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये दिख रहा है। बैंक बैलेंस इतना है, सन्ड्री एसेट्स इतना है, डेटर्स 24,200 जिसका बैड डेट का प्रोविजन है 1,200, नेट डेटर्स इतने हैं, स्टॉक इतने का है, फर्नीचर इतने का है। टोटल बैलेंस शीट इनकी टैली है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड। बताओ जी, बहुत ही नालायक हैं। क्या गुडविल इन्होंने एसेट्स में दी? अगर ये पहला पॉइंट नहीं भी लिखते तो क्या मैं तुक्का मारता कि गुडविल इनकी 40,500 रुपए की होगी। जब कुछ दिया ही नहीं था तो गुडविल तो वैसे भी इग्नोर ही थी। ये खाली बच्चे को परेशान करने के लिए कुछ पॉइंट क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आगे देखो जी, ए इज टू टेक ओवर ऑल द फिक्चर्स कितने रुपए पे? 800 रुपए पे। एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट कितने रुपए पे? 17,200 पे। तो क्या करते हैं हम लोग, फिक्चर्स के आगे जाकर ए लिख देते हैं। सर फिक्चर तो हमें यहां दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये फर्नीचर ही फिक्चर है। ओके, वो आपने एक प्रोग्राम देखा होगा शक्तिमान, उसमें शक्तिमान के 2 रोल थे। गंगाधर, उसमें वो बोलते थे गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों अपने अपने फेस बदल के काम करते थे। तो फर्नीचर और फिक्चर एक ही बात है। फिर डेटर की बात कर रहे हैं, 20,000 के 17,200 में लेके जा रहा है। डेटर्स कौन लेके जा रहा है? ये भी एक ही बात ही हो रही है, तो यहां पर भी लिख दो ए। अभी कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, अब ये थर्ड पॉइंट नहीं है, इसके आगे पढ़ो। द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 टू बी एज्यूम्ड बाय ए एट द फिगर। 6,000 के क्रेडिटर भी ए क्या बोल रहा है, मैं ही पे ऑफ कर दूंगा। तो क्रेडिटर हैं भी पूरे 6 के, ये भी फर्म पे नहीं कर रही, कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए कर रहा है। बी कह रहा है कि मैं सारा स्टॉक लेके जाऊंगा 7,000 रुपए का। ठीक है जी, स्टॉक पे हमने लिख दिया बी। एंड सर्टेन मतलब कुछ ऑफ द सन्ड्री एसेट्स कितने के? 7,200 के, जिसकी बुक वैल्यू मैंने बुक वैल्यू लेस 10% पे उसको लिया। चलो जी, कैलकुलेशन हो जाएगी। कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए तो मैंने यहां पर भी बी लिख दिया ताकि मुझे पता चले कौन क्या क्या लेके जा रहा है। अब तीसरा पार्टनर आ गया, वो कह रहा है मुझे भी कुछ चाहिए। सो सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने पे? 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस ₹100 अलाउंसेस एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन। और वो कह रहा है मैं लोन भी डिस्चार्ज कर दूंगा, टुगेदर विद एक्रूइंग इंटरेस्ट ऑफ 30 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। वो क्या बोल रहा है? कह रहा है मैं रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स लूंगा
कितने रुपए पे? जितनी उसकी बुक वैल्यू है उसके 90% पे, और 100 रुपीज और कम करूंगा। कैलकुलेशन हम कर लेंगे, डोंट वरी। एंड एज्यूम, और अपने ऊपर ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन डिस्चार्ज करने की। क्या लोन था बैलेंस शीट में? ये देखो जी लोन था, इस पे मैंने सी लिख दिया। और लोन के बारे में क्या कह रहे हैं? विद एक्रूइंग इंटरेस्ट कितने का? 30 रुपए का। लोन आपने लेट पे कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट भी लग गया, कितने का? 30 का, जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैंने लोन के बेसिकली 1500 अब नहीं देने, कितने देने हैं? 1530 रुपए। तो ये साथ में कुछ सन्ड्री एसेट्स भी लेके जा रहा है, तो मैंने यहां पर भी क्या लिख दिया? सी लिख दिया। लिखा हुआ ना कि कुछ सन्ड्री एसेट्स भी लेके जा रहा है। ओके, इसके आगे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? हम लिख देते हैं, नहीं लिखा हुआ। इसके आगे आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन का एक पॉइंट यहां पर मिसिंग है। एक्चुअली में 1 2 हो गया, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, और फिफ्थ पॉइंट साथ में लिख लो, इनफ स्पेस है। सब लोग लिखेंगे भाई फटाफट से। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, the expenses of dissolution, the expenses of dissolution were rupees 270, full stop. The remaining debtors were sold to a debt collecting agency, for 50% of book value, for 50% of book value. prepare कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, नहीं तो वो आपको नाम भी लिख के दे सकता है। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट टू क्लोज अकाउंट्स ऑफ फर्म, अकाउंट्स ऑफ द फर्म। नोट डाउन करो, और इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेट कलेक्शन एजेंसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट की नहीं पढ़ा था? मुन्ना भाई का आपको स्टोरी दी थी, बताई थी ना, मुन्ना भाई MBBS। ओके जी, तो वही काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम तो उनको बेच देंगे अपने आप, उनको पता है कैसे पैसे निकलवाने हैं, और वो हमको 50% आज ही दे देंगे। डन। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। particulars, amount, particulars and amount। हाँ जी, पहले हम अपनी बैलेंस शीट देखते हैं और पता लगाते हैं इसमें से क्या क्या चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी आइटम ट्रांसफर हो जाती हैं? नहीं। कौन सी आइटम ट्रांसफर नहीं होती? कैश बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको छोड़ के सब ट्रांसफर करेंगे। तो लिखो जी सबसे पहले यहां पर टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स, बताओ जी क्या क्या सन्ड्री एसेट्स में है? हालांकि इन्होंने सन्ड्री एसेट्स अलग दिए हुए हैं और डेटर्स वगैरह अलग दिए हुए हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी जो हेडिंग होती है, ध्यान रखना, वो सन्ड्री एसेट्स ही होती है। तो हम इसके अंदर भी यही करेंगे। यहां पर पहले तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है। सन्ड्री एसेट में तो सारी एसेट आ जानी चाहिए, पर उसने अलग अलग लिखे हुए हैं। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं? लिख डालो। उसके बाद डेटर कितने रुपए के हैं?
23,000 रुपए के नेट डेटर्स हैं। बताओ मुझे 23,000 लिखना चाहिए कि 24,200 लिखना चाहिए? अगर मैं 23,000 लिखूंगा तो क्या दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो तभी भी बचा रहेगा? एक्चुअली में ये दो अकाउंट ओपन करे हुए हैं फर्म ने, एक डेटर्स अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है 24,200, एक बैड डेट प्रोविजन अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है कितना 1,200। तो लॉजिकली तो ये बैड डेट प्रोविजन बिलोंग्स टू लाइबिलिटी साइड, ये क्रेडिट बैलेंस रखता है। लेकिन यूजर को, स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा लगे इसलिए उसका नेट बैलेंस दिखाते हैं। हर कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट नहीं होता जो बैलेंस शीट पढ़ रहा है। तो ये माइनस यहां से किया होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि डेटर से 23,000 रुपए मिलने बाकी हैं। और अगर इसको अलग लिखा होगा तो वो अभी भी सोचेगा कि 24,200 मिलने बाकी हैं, तो कुछ मिसकंसेप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब अकाउंट तो कितने हैं? 2 हैं, तो क्लोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, ग्रॉस वैल्यू पे सन्ड्री डेटर्स का टोटल अमाउंट 24,200। स्टॉक कितना है? 7,800। और फर्नीचर कितना है? 1,000 रुपए। बस दैट से टोटल लगाओ जी। कितना? और अब हम लोग बात करते हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज की। कैलकुलेटर लाए हैं सब लोग कि अभी भी अकाउंट्स की क्लास तक आने में दिक्कत हो जाती है कैलकुलेटर को? कितने नालायक बच्चे हैं क्लास में जो नहीं लेके आए इतनी क्लासेस के बावजूद? होंगे पक्का। अभी मैं नीचे उतर के देखने आ गया ना, देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े हो जाएंगे, इसलिए अपने आप ही कर लो। दिखाना जरा अपना कैलकुलेटर, जैसे मैं आपको सेलफोन दिखा रहा हूं। सबके पास है? ये अकाउंट्स की क्लास हो रही है देखो। हाँ पीछे भी मुझे पता है 2-4 बच्चों के पास नहीं है। आगे चलो जी। देखो जो बच्चे कैलकुलेटर नहीं लाए वो किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या मेरा? मेरा क्या नुकसान है? उसका खुद का है, उसी की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सन्ड्री लाइबिलिटीज में देखो जी क्या क्या आएगा। क्रेडिटर 6,000, क्रेडिटर 6,000 रुपीज। लोन कितना? 1,500 रुपीज। क्या कैपिटल को भी लिख डालूं? नहीं, तो किसको लिखेंगे? बैड डेट प्रोविजन। ये कितना है? 1,200 रुपए। टोटल लगाओ। $8,700। डन। अब हमको एक एक करके देखना है कि हमारी एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है या फिर हमारी लाइबिलिटी से कितना हमको पे ऑफ करना पड़ रहा है। आओ जी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। तो उन्होंने पहले पॉइंट में तो बोला गुडविल को इग्नोर कर दो, वैसे ही नहीं थी। ए लेकर जा रहा है सारे फिक्सचर, मतलब फर्नीचर फिक्सचर 800 रुपए के। तो इससे ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। तो कहां पर लिखेंगे? यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कितने रुपया? 800 रुपये। ओके। उसके बाद डेटर्स भी लेके जा रहा है जो 20,000 की वैल्यू रखते हैं, लेकिन कितने के लेके जा रहा है? 17,200। वो कह रहा है फॉर्म को कि मिलेंगे नहीं इतने से। आपको लग रहा है कि 20,000 बुक्स में है, कितनों का तो अता पता लापता हो चुका होगा, पैसे नहीं देंगे, चिक चिक करेंगे। तो मैं सारे डेटर्स की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उनसे अपने आप निकलवा लूंगा। फिर चाहे 20,000 मुझे मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे कुछ भी ना मिले, मैं फॉर्म को कितने अमाउंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कराऊंगा? 17,200 से। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट। और उसने डेटर्स आपके ले लिए कितने के? 17,200 के। डन। इसके बाद अब आती है बारी, अच्छा 6,000 रुपए एज्यूम्ड बाय क्रेडिटर भी वो लेके जा रहा है। ये लिखा हुआ ना, द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 इज टू बी एज्यूम्ड बाय ए। और क्रेडिटर्स हैं भी कितने रुपए के? 6,000 रुपए के। तो लिखो यहां पर टू एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स हाउ मच? 6,000 रुपए। डन। आगे आओ। नेक्स्ट
बी लेकर जा रहा है सारा का सारा स्टॉक 7,000 रुपए का, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपए, और सर्टेन कुछ सन्ड्री एसेट्स 7,200 के बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%, बुक वैल्यू से 10% कम अमाउंट लगा रहा है और 7,200 के लेके जा रहा है। मुझे बताओ उसने कितने बुक वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स लेके गया होगा? कितने के लेके गया होगा? एक बच्चे की आवाज आ रही है इतनी भीड़ में से, 2-3 बच्चे हो गए, बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं भाई? 7,200 का मैं कोई चीज लेके जा रहा हूं और वो एक्चुअल बुक वैल्यू से लेस 10% अमाउंट पे है, इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू तब कितनी रही होगी? 8,000 रुपए। 7,200 को डिवाइड करो 90% से, अपने आप 8,000 आ जाएगा। ओके जी, इसका मतलब आपने उसका वैल्यूएशन 90% पे लगाया है और आप 7,200 रुपए की चीज लेके जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल बैलेंस शीट वैल्यू उसकी 8,000 रुपए की है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कौन लेके जा रहा है, तो लिखो जी बाय बीज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, जितने की लेके जा रहा है इधर तो उतना ही अमाउंट आएगा, चाहे एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू 8,000 हो। हम तो ये लिखेंगे कि हमने बी से कितने रुपए चार्ज करने हैं, तो बी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 7,200। सर आप इसको बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो यहां पर क्रेडिट साइड पर है। ध्यान देना, क्रेडिट साइड पर होना और क्रेडिट होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक्चुअल में अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, लेकिन कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। ये बातें बचपन की हैं और अब आप बचपन से बाहर आ चुके हो, लेकिन आपको स्टिल पता होनी चाहिए। चलो जी, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं? एंड अच्छा ये तो हो गया। C is to take over the remaining sundry assets at 90% of book value less 100 rupees allowances। तो अब C की बारी आ गई, बाय C's कैपिटल अकाउंट, और उन्होंने बोला रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। अभी टोटल सन्ड्री एसेट्स में से कितने की बातचीत हो चुकी है? 17 में से 8 की तो बात हो गई जो B लेके गया, लेकिन 7,200 का। अब हमें 7,200 से मतलब नहीं है, 17 में से 8 के जा चुके हैं, कितने के बचे? 9,000 के बचे। और C बोल रहे हैं 9,000 के जो बचे रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को मैंने एक फिगर दे दी जो कितनी हुई? 9,000। वो कह रहे हैं मैं उसको 90% पे वैल्यू करूंगा और 100 रुपए और मेरे को पैसे वैसे लेने की दिक्कत हो जाएगी, वो भी कम दूंगा। तो मुझे बताओ जी ये कितने रुपए देगा फर्म को बाकी सन्ड्री डेटर्स के लिए? 9,000 का 90% माइनस 100 रुपए अलग से। और ये क्या लेके जा रहा है? ये डेटर्स सन्ड्री एसेट्स वर्ड लिखा हुआ है, हाँ जी सन्ड्री एसेट्स। तो यहां पर ऐसे आया 8,000। आपको प्रॉपरली एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए। गॉट इट? आगे चलो जी, आगे क्या कह रहे हैं? एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूइंग इंटरेस्ट ऑफ 30 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या कह रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि लोन भी पे कर दूंगा और साथ में वो इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब जब सी ये सब चीजें पे कर रहा है तो आपको सी को देने पड़ेंगे पैसे। तो लिखो सीज कैपिटल अकाउंट क्या क्या? लोन प्लस इंटरेस्ट। कितने का लोन है? 1,500 रुपए का, ये लिखा हुआ है ना, और 30 रुपए और हो गए, टोटल कितना हो गया? 1,530 रुपए। डन। आगे चलो। इसके बाद एक पॉइंट इसमें नहीं था, हमने लिख लिया। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितने हैं? 270। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 270। ये आइटम आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, इसलिए हमको किसी से इसको कंपेयर नहीं करना। ये तो अरेंजमेंट के खर्चे हैं जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। और क्या लिखा था हमने? रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ बुक वैल्यू। क्या और भी कोई डेटर्स बचे? और भी बचे क्या? डेटर्स की बात कहां हुई? अभी तो सर बस ए पे हुई थी। ए ने कहा था मैं 20,000 रुपए के डेटर लेके जा रहा हूं। तो टोटल डेटर हैं कितने के मुझे बताओ? 24,200 के हैं कि 23,000 के हैं? दोबारा से पूछ रहा हूं,
24,200 के हैं वो सर। 1200 का तो प्रोविजन था, उसको बिल्कुल अलग लेके चलेंगे। उसी पे तो डर था, तभी तो डेट कलेक्शन एजेंसी के पास गए। अगर डर होता ही ना तो आप खुद डेटर के पास जाते कि नहीं जाते, फिर तो खुद ही जाके ले लेते। तो अब ये जो 4200 के रिमेनिंग डेटर है, हमने कहा मुन्ना भाई हमारे ये डेटर की लिस्ट है, इनसे पैसे दिलवा दो। उन्होंने कहा आप भूल जाओ कि वो आपके डेटर थे, आज से वो डेटर मेरे हैं। ये 4200 की जगह आज की आज पकड़ो 2100 रुपए। अब मैं उसके पास जाके 4200 लूं या 4,20,000 रुपए लूं, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी ना लेके जाऊं। आपको मैं 2100 रुपए अभी के अभी दे रहा हूं। तो हमको क्या मिल गया? 2100 रुपए मिल गए बाय बैंक। कितना बचा था? 4200, और उसका हमको 50% मिल गया डेट कलेक्शन एजेंसी से। कॉन्सेप्ट को समझने से बात चलेगी। पॉइंट एग्जाम में अलग भी हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे खुद से सोच सकते हैं। अपनी नॉलेज को लिमिट मत करो सर, क्या है 10 ही पॉइंट आएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 पॉइंट भी करा दूंगा तो भी 101वां आ सकता है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए कोई भी पॉइंट है वो उसको कर लेगा। सारी एडजस्टमेंट हम लोगों ने टेक केयर कर ली कि नहीं कर ली? अब क्या काम करना है हमको? अब बस बैलेंस करना है। करो जी फटाफट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट हार्ट है डिसोल्यूशन का, ये अच्छे से बनाना सीख गए, आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल लगाओ जी। प्रॉफिट लॉस निकालो। देखो जनरल डिसोल्यूशन में लॉस भी आ सकता है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, तभी तो फर्म डिसॉल्व हो रही है। 6800 का लॉस आ रहा है बाय रियलाइजेशन लॉस। ये दो आंसर कहां से आ रहे हैं भाई? लॉस ठीक है जो बताया था 6000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1। बताओ जी कितना कितना बटेगा? फिर नेक्स्ट चलो जी। हाँ जी, ये ABC पार्टनर्स कैपिटल ही हैं। वो तो हम उसको लिखने के लिए बता रहे हैं कि एक्चुअली में लॉस है, एंट्री तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगी। इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्चुअल में A's, B's और C के कैपिटल अकाउंट में वो पैसे लॉस के चार्ज होंगे और कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। डन। कितना लॉस आया? 6800। मुझे सब लोग बताएंगे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, यस और नो? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूं इस टॉपिक के। ठीक है जी, अब आ जाए जादू करने पे। ये तो सबको समझ में आ गया। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मैं आपको कम टाइम देता हूं नोट करने के लिए? तो फिर ऐसे क्यों है? कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे सर 1 मिनट 2 मिनट करते रहते हैं। डन एवरीवन? आओ जी, अब हम लोग अपने प्रोफेशनल वाला दिमाग लगाते हैं। ये तो एक अकाउंटिंग वाला माइंड है जो हमको फॉर्मेट की जंजीरों में बांध देता है, और फिर हमको जो करना है एंट्रीज के हिसाब से हम वही करते हैं। अल्टीमेटली हमें करना क्या था? हमें ये पता लगाना था कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो डिसॉल्व होने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आओ जी, एक दूसरे नजरिए से इसको देखते हैं। डिसोल्यूशन आपने पहले भी बचपन में किया हुआ। जब मैंने पूछा था रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सब बच्चों ने बोला था सर हमने बना रखा है, या मैक्सिमम ने तो बोला ही था। ठीक है जी, लेकिन अब जब मैं जो ऐसे आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं वैसे नहीं सोचा होगा। आओ जी सोचिए। अब एक मैं इसके लिए चलो यहीं पर कर लेता हूं। एक डिफरेंट हम लोग यहां कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये करनी नहीं है, बस समझने के लिए जरूरी है। एक एक पॉइंट को देखेंगे, सोचेंगे कि हमारा फायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ। पहला पॉइंट ही बेकार का, इसको छोड़ दो। ए फिक्सर लेके गया 800 का, आपके बिजनेस का फर्नीचर कितने का था? 1000 की चीज एक पार्टनर 800 की लेके जा रहा है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? तो लिख दो -200। ये लो जी,
आगे चलो, डेटर 20,000 रुपए के 17,200 पे लेके जा रहा है एक पार्टनर, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? कितने रुपए का? 2,800 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो लिख दो -2,800 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर 6,000 रुपए के 6 के ही लेके जाए जा रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, बैठे रहो। आगे चलो, बी कह रहा है मैं सारा स्टॉक लेके जाऊंगा 7,000 का, स्टॉक कितने का था? 7,800 का, फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। देखो सब नुकसान हो रहा है तभी तो नुकसान आया आपका। आगे चलो, और सर्टेन कुछ सन्ड्री एसेट्स बीइंग बुक वैल्यू से 10% कम पे लेके जा रहा है, तो बताओ कितने का नुकसान हो रहा है? 8,000 की चीज 7,200 पे लेके जा रहा है। उसके बाद अब कहां पहुंचे हम? सी कह रहा है कि मैं बाकी बचे हुए सन्ड्री एसेट जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 9,000 बनते थे, 90% और 100 रुपए और कम करूंगा। हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप बताओ हमें नुकसान कितने का हुआ? 1,000 का, क्योंकि 9,000 का कितना अमाउंट बना था? 90% 8,100, 100 रुपए कम 8,000, मतलब 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं। माइनस कर दो 1,000, और अब क्या रह गया? और एज्यूम कर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन की लूंगा, और साथ में एक्रूइंग इंटरेस्ट भी है 30 रुपए का, जो रिकॉर्ड ही नहीं है फॉर्म में। तो जो लोन है उसके लिए वो ये बोल रहा है कि लोन के लिए मैं ज्यादा रुपए लूंगा या कम लूंगा, वो तो उतने ही रुपए ले रहा है। एज्यूम कर रहा है बस जिम्मेदारी मेरी है, मैं चुका दूंगा ना, हमको फायदा दिलवा रहा है कि कम में चुका दूंगा। और साथ में इंटरेस्ट का एक और बर्डन आ रहा है जो पहले बुक्स में था ही नहीं, तो ये भी 30 रुपए का नुकसान हो गया। आगे चलो जी, उसके बाद एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन हुए जो पहले थे ही नहीं, ये भी नुकसान हो गया, -270 कर दिया। और जो रिमेनिंग डेटर बचे थे, कितने के बचे थे? 4,200 के, याद है कि भूल गए? वो डेट कलेक्टिंग एजेंसी लेकर जा रही है 50% पे, तो मुन्ना भाई की वजह से कितने का नुकसान हुआ? 2,100 का। एक बार इसका टोटल लगाओ पहले, कितना आ गया? 8,000 रुपए आ गया। हमारा कितना आ रहा है? 6,800। अब देखो जी, इसमें एक चीज है, पक्का कैलकुलेट कर लिया ना? एक चीज है जो हमने नहीं ली, बताओ कितना? क्या चीज? प्रोविजन। कितने रुपए का प्रोविजन है? 1,200 रुपए का। एक्चुअल में तो हमको 23,000 की उम्मीद थी ना पैसे मिलने के, तो हमने प्रोविजन को क्योंकि अलग से लेते हैं, इसको भी अलग से हटा दो, 12 प्लस कर दो 1,200, क्योंकि प्रोविजन इसी में एडजस्ट हो गया। आप प्रोविजन के आपको किसी को पैसे देने नहीं, तो नेट में आपका लॉस कितना हुआ? 6,800। या फिर आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जब हम यहां पर देख रहे थे डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 के 17,200 के आपको मिल रहे हैं, एक्चुअली में इसमें 1,200 रुपए का तो प्रोविजन भी माइनस है, तो आप उसको कम करके भी डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, तो बात एक ही पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको एंड में एडजस्ट कर दो। तो गॉट इट? तो जो हम लोग बचपन में चीजें करते थे, बस यही करते थे, जिसको हम लोगों ने इतना खतरनाक रूप दे दिया था। यहां पर हम हर ट्रांजैक्शन पे क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस निकालते जा रहे हैं। ओके जी, और ये जो हमारा अकाउंट है, ये क्या करता है? कितने की एसेट थी और कितने मिले, उसको दूसरी साइड पे लिख दिया। नेट में इसने भी प्रॉफिट लॉस ही निकाला कि कुछ और किया? उसने भी तो वही करा। आओ देख लेते हैं। यहां पर मैं स्टॉक लिखता हूं 7,800 का, और ये स्टॉक एक पार्टनर लेके जा रहा है कितने रुपए का? 7,000 का। बताओ जी, दोनों का इंक्रीमेंटल डिफरेंस अकाउंट में कितना बना? और मैंने यहां पर इसका कितना लिखा था? मैंने भी 800 रुपए लिखा था। ये देखो जी, यहां पर हमने इसके लिए 800 रुपए लिखा था। तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन एक अकाउंटिंग फॉर्म में कर रहे हैं। तो जो हम लोग लॉस या प्रॉफिट इतनी मेहनत करके निकालते थे, हम लोग यही काम कर रहे थे। सर क्या इसका मतलब अगर एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो हम पहले तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और क्या हम वेरीफाई भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब साथ में आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट लॉस ठीक आया है कि नहीं आया। क्योंकि यू ऑल नो, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10-12 नंबर से कम का आएगा नहीं, तो मार्किंग बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, रियलाइजेशन अकाउंट का ठीक होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलत तो सब गलत। सबसे पहले एग्जामिनर यही देखेगा, अरे इसका तो यही प्रॉफिट लॉस गलत आ रहा है, आगे क्या ही चेक करूं। फिर वो आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स नहीं देता कि आधी एंट्री सही है तो 12 में से 6 मिल गए, वो 6 से कम मार्क्स में आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल एग्जाम्स में बिल्कुल आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से नहीं मिलते, तो बोलने सुनने वाली बात है, उससे थोड़े से आपको कम जरूर मिलेंगे। तो उससे बचने के लिए ये जो हमारी टेक्निक है, ये बहुत काम आएगी। तो इसको भी आप साथ में लिख लो साथ में, शॉर्टकट कैलकुलेशन लिख लो जी, शॉर्टकट कैलकुलेशन। तो ये आपको एग्जाम में दोनों वे से सोचने का काम करेगी।
हाँ जी, कौन सा वाला अमाउंट बेटा? कहाँ पर कह रहे हो? अकाउंट में कह रहे हो? कहाँ पर? आउटर कॉलम में तो दिखाया हमने। ये पार्टनर्स वाला बोल रहे हो? हाँ वो कर सकते हो, तो छोटी सी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये आपको पता है दोनों ए ही है, इन दोनों का इनर कॉलम में लेके टोटल लिख दो, लेकिन सबका मत लिख देना, वो बी वाला अकाउंट अलग है, सबका मत लिख देना। ए का हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 800 लिख दिया, यहाँ 17,200 लिख दिया, बाहर आपने टोटल लगा दिया, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ओके जी, बी को मत इसके साथ ऐड कर लेना। हाँ जी, यस। ओके जी, नोट डाउन करेंगे सब लोग फटाफट से। ये कैलकुलेशन कर ली सब लोगों ने नोट डाउन? इसको मिस मत करना, ये आगे भी आपको हेल्प करेगी। जिसका कोई भी पार्ट मिस होता है किसी भी वजह से, कोई स्टूडेंट कभी लेट आता है, कभी जल्दी जाता है, एनी रीजन जेन्युइन है, तो क्लास के बाद कभी अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको कवर जरूर कर लिया करो, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस होता है तो मुझे लगता है कि आपका पक्की पक्की बात है कि वो आगे मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मार्क्स उससे आपके कम ना हो जाएं, इसलिए अच्छे से उसको कहीं ना कहीं कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। डन? क्लियर है सबको? चलो जी बाकी का काम करें। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखो, जिस दिन आपकी क्लास कम होती है या छोटी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी टाइम आपको इंजॉयमेंट का मिल गया। उस टाइम आपको घर जाना है और वो सेल्फ स्टडी का टाइम आपका बढ़ गया, आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है। इन सब्जेक्ट्स में, इन स्टडी में सेल्फ स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के क्वेश्चन, अच्छा 3 पार्टनर है, एक और कॉलम बना दो भाई। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। बताओ जी ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं? 27,500, 10,000 और 7,000। एक तो हमने वेरिफिकेशन करने का तरीका देख लिया, अभी एक तरीका और देखेंगे जिससे प्रूव होगा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसके बाद बताओ और क्या हो रहा है। अब देखो आपके लिए काम करना बड़ा आसान है, जैसे मैंने आपको कंसाइनमेंट में बताया था ना कि जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी के नाम आ रहे हैं, जब कंसाइनी अकाउंट बना रहे हो उन्हीं नाम को पकड़ लो, वही एंट्रियां उसमें आएंगी। सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट में जहां पर भी इंसानों के नाम आ रहे हैं, मतलब पार्टनर्स के नाम, उनको पकड़ लो। कहां कहां है पार्टनर? पार्टनर, 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 ये सब पार्टनर हैं, ये सारी चीजें आएंगी। और एंड में यहां पर भी पार्टनर के नाम है। बस ये काम करना है, मैंने फिल्टर लगा दिया खुद ही, बाकी चीजें मेरे लिए किसी काम की नहीं है। जहां पर ए बी सी चल रहा था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो जी, ए हमारे क्रेडिटर लेके गया, हम उसको फायदा देंगे कि नहीं देंगे? लिखो यहां पर, क्रेडिटर हो या डेटर हो, सबका नाम क्या हो चुका है? रियलाइजेशन। कितना फायदा दोगे आप ए को क्रेडिटर का? और सी भी कुछ लेके गया है लोन, उसको कितना फायदा दोगे? देखो अब क्योंकि नाम सेम है तो मैं एक ही के अंदर दोनों चीजें लिख सकता हूं, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। हाँ जी, तो बी तो कोई लाइबिलिटी नहीं लेके जा रहा, क्या कोई एसेट भी लेके जा रहे हैं? तो देखो जी क्या क्या एसेट लेके जा रहे हैं। ए फर्नीचर फिक्चर 800 और डेटर 17,200, ए का टोटल कितना हो गया? 20,000। 17,200 और 800, 18,000 हो गया। 18,000 रुपए लिख दो। ओके जी, बी का टोटल देखो 7,000 और 7,200, कितना हो गया? सी का टोटल देखो जी, बस 8,000। हो गए सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद लॉस हमको बियर करना है।
टू रियलाइजेशन लॉस 4080, 1360 और 1360 रुपए। ओके जी। और उसके बाद क्या करना है हमको? अब क्या करना है हमको? फाइनल सेटलमेंट। तो लिखो जी टू बैंक। कितना है टू बैंक? टोटल लगाओ, पहले बैलेंसिंग करो। कितना आ रहा है बाकी? देखो जोन सी साइड ज्यादा है, आपको उधर टोटल लगाना है। लास्ट वाले का बताओ जी, फाइनल सेटलमेंट कितनी बन रही है? प्रॉपरली कैलकुलेशन करेंगे। हाँ जी। बी का? बी का उस तरफ आएगा, तो बी को तो पैसे उल्टा मिलेंगे क्योंकि उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया फर्म के लिए और उसका बैलेंस उल्टा कम था, तो उसको और देना पड़ेगा। कितना? सी का भी तरी आएगा कितना? 830। ये आप 12 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम का, बिलीव मी, ऐसे ही क्वेश्चन आया था सेम 12 नंबर में। अब लास्ट स्टेप जो एक्यूरेसी चेक करवाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट। चलो जी, मुझे बताएंगे सब बच्चे ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस कितना है? 3200। तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200। उसके बाद बताओ जी कितना पैसा आपने ए को पे करा? 11420। तो यहां पर लिखो बाय एस कैपिटल 11420 रुपए। और बी और सी से तो आपको पैसे मिले हैं कितने कितने रुपए? 5560 और 830। टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और देखो और बैंक में क्या क्या हुआ। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे और जहां पर भी बैंक लिखा है उसको पकड़ के आएंगे। कहां पर है बैंक, कहां पर है बैंक? इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। ये रहा बैंक और ये रहा बैंक, यही है? और भी है कुछ? दैट्स इट। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा हो रहा है 270 का। टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 270। और यहां पर आपको मुन्ना भाई से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, डेबिट में लिख दिया हमने। यहां पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, आप पेमेंट कर रहे हैं कितने की? 270 की। और आपको डेट कलेक्टिंग एजेंसी के थ्रू कितना मिल रहा है? 2100 रुपए। टोटल लगाओ, क्या हमारा अकाउंट टैली कर रहा है या नहीं कर रहा? 11690। क्या डेबिट साइड भी 11690 है? तो बस यही काम हमको करना है। ये हमारी एक्यूरेसी का प्रूव है कि हमारा कैश बैंक अकाउंट यहां पर क्या कर रहा है? टैली कर रहा है। हाँ जी, देखो जी, पार्टनर्स कैपिटल कह रहे हो ना? हम्म। यहां पर पार्टनर ला रहा है, ये फर्म को रिसीव हो रहे हैं और ये पेड हो रहे हैं। हाँ जी, हम ही अपनी बुक्स में काउंटिंग कर रहे हैं। 11420 फर्म ए को पे कर रही है और बी और सी ये पैसे लेकर आ रहे हैं फर्म के पास। लड़के हो रहे हो भाई? ये तो बचपन की बातें हैं, इसमें परेशान हो गए। क्लियर है सबको? ये आप यहां से सोच सकते हो, जब बैंक जब बैलेंस इंट्रोड्यूस करता है कोई पार्टनर तो भी बाय बैंक लिखा जाता है, तो वो फर्म को पैसा दे रहा होता है। ठीक है जी, यहां पर इनकी डिसोल्यूशन शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो टॉपिक पढ़ना है। समझ में आया सबको? यस और नो?
कोई भी डाउट है पूछो फटाफट से। ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और आई वांट पहले कि इसकी आप प्रैक्टिस करो। तो आज वैसे भी मुझे कहीं जाना है, एक मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा भी थोड़ी सी देर पे। कहां पे? व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, व्हाट्सएप के ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा, वो आपको पक्का करके आना है। अगली क्लास शुरू होगी जब मैं वो क्वेश्चन देखूंगा आप सबके पास आके। बिल्कुल इसकी तरह होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। और एक बात और सुन लो, भागो मत, आपको मैं उसकी आपको कैलकुलेशन की शॉर्टकट टेक्निक से भी सोचना है। दोनों चीज मुझे चाहिए, चाहे आप फोटो भेज देना उसकी सॉल्व करने के बाद ग्रुप पे, क्वेश्चन भी ग्रुप पे ही आएगा, जरूर करना है। फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, एग्जाम का क्वेश्चन होगा जैसे ये है। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे गार्नर वर्सेस मुरे रूल, शायद आपने सुना होगा वो क्या होता है। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक मेथड है अकाउंटिंग का, तो मिस मत करना अगली क्लास। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।